यानी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करना, फिर उसके बाद रजीम चेंज की बातें शुरू हो जाना, और उसके बाद ये जो हमले हो रहे हैं जहां पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वहां जेल पर हमला करना, ये कुछ कुछ इशारा यही कर रहे हैं कि अमेरिका की और पूरी कोशिश है इजराइल की कि यहां पर रजीम चेंज हो, कम से कम वो एक ब्रीदिंग पीरियड दे देगी इजराइल और अमेरिका को अगले 5 से 10 साल का, जब किसी तरीके का तनाव शायद इस एरिया में ना हो। लेकिन मैं सुरेंद्र सिंह लाली आपका ही रुख करूंगा इस वक्त। दिमित्री मेदवेदेव कहते हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रूस के हैं, कि अगर ये सिचुएशन पैदा होती है, और वो काफी ज्यादा इस पर हार्श थे कि अमेरिका ने जो अटैक किया है कि दूसरे देश न्यूक दे सकते हैं ईरान को। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, क्योंकि आप फॉरेन अफेयर्स पर पकड़ रखते हैं, क्या पुतिन ऐसा कर सकते हैं कि लड़ाई में ना उतरे लेकिन ईरान को न्यूक सप्लाई करें? नमस्कार राजीव जी। सबसे पहले तो इन द इंटरेस्ट ऑफ डिस्क्लोजर मैं बात कहना चाहूंगा कि ना मैं 3 में हूँ ना 13 में हूँ, ना मैं ईरान की साइड लेना चाहूंगा और ना मैं इजराइल की, बिकॉज इन दोनों में पाक साफ दोनों में से कोई नहीं है। अब देखिए, इस कहानी में 3 पात्र हैं। एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो कहते हैं कि भाई हम किसी से कम नहीं, क्योंकि वो मिड ईस्ट में एक ही कंट्री थी ईरान जो उनको खटक रही थी। अब उसको वो खुड्डे लाइन लगाना चाहते हैं, क्योंकि जो आगे जितनी भी अब दुनिया में मईशत में डेवलपमेंट होनी है वो इंडो पैसिफिक में होनी है। बाकी तो यूरोप की तो मतलब एक हॉस्पिटल इकोनॉमीज हैं, और बाकी दुनिया में इतना है ही नहीं। अब यहीं पे इंडिया, यहीं पे चाइना है, और मैं समझता हूँ कि इसमें रूस तो है, उससे बड़ा फैक्टर चाइना है, क्योंकि चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखी है ईरान में, और चाइना का बहुत ज्यादा तेल जो है वो ईरान से आता है। इसीलिए वो जो बात भी करते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, मुझे लगता नहीं कि वो चाइना उससे शायद ईरान पे प्रेशर डाल के बंद होने देगा, क्योंकि उसमें चाइना की एकदम से डिबरी टाइट हो जाती है। दूसरा फैक्टर है इसमें इसराइल, जो कहता है कि मेरे पास माँ है, क्योंकि उसके पास अमेरिका है। और तीसरे हमारे हैं ईरान, वो बेचारा कह रहा है मैं मरता क्या ना करता, उसे तो फंसा दिया। तो देखिए, इस कहानी में दुनिया के सबसे 3 स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज इन्वॉल्व हैं। बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने क्या गेम खेली, उन्होंने ये गेम को बड़े प्यार से खेला, और डोनाल्ड ट्रंप साहब को और अमेरिका को भी इसमें उनके ना कहने के बावजूद भी इस जंग में उतार दिया। दूसरे ट्रंप साहब, उन पे तो खैर किताबें लिखी जा सकती हैं, पीएचडी होगी। और तीसरे हैं आयतुल्ला साहब, वो भी 41 साल से तो कायम है ही है। पर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। मतलब अमेरिका पहले कह रहा था कि हम नहीं आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट ने कॉन्ट्रडिक्ट, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जी ये जो इन्होंने मिसाइल्स ईरान ने किए हैं यूनिलैटरली किए हैं, उसके बाद वो इन्वॉल्व हो गए। फिर कैरोलिन राइट ने भी कहा, और वाइस प्रेसिडेंट की भी स्टेटमेंट थी कि हम रजीम चेंज नहीं चाहते हैं। ट्रंप साहब ने कह दिया हम रजीम चेंज में भी आना चाहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर का तो उन्होंने देख लिया, जो हुआ नहीं हुआ। वो भी 10 करोड़ रुपए का सवाल है कि ईरान ने वहां से हटाए थे क्या नहीं, क्या इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, अब उसमें चलते हैं। पर मेरे को जो थोड़ी चिंता है वो एक भारतीय की हैसियत से है। 10 करोड़, 9.5 करोड़ की आबादी का मुल्क है ईरान। इसने बहुत कुछ झेला है, दुनिया की तीसरी बड़ी ऑयल रिजर्व्स हैं। ये रेजिम चेंज इतने आसानी से हो पाएगा? ये एरियल स्ट्राइक से और 1800 किलोमीटर दूर बम मारने से और मिजूरी से B-52 बॉम्बर भेजने में, क्योंकि वो सारे मतहसबी लोग हैं, वो इस समय और उल्टा खमैनी के साथ जुड़ जाएंगे। ये तो आप देखिए, हमारे मुल्क में भी होता है कि जब अटैक होता है बाहर से, तो फिर आप इंटरनल क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं। और खुमैनी सिर्फ एक लीडर नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल लीडर भी है, नॉट अ पॉलिटिकल लीडर। तो अगर ये होता है तो इसमें इस पूरे मिड ईस्ट में आग लगने का डर है, क्योंकि आईसिस भी एक्टिवेट हो सकता है, शिया सुन्नी के झगड़े भी बढ़ सकते हैं। तो पहले ही राजीव जी, हम जिस खित्ते में रह रहे हैं वहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, चाइना, श्रीलंका और ईरान है। और 9.5 करोड़ की इस मधुमक्खी के अगर छत्ते को छेड़ दिया जाता है, और अमेरिका जहां भी गया, क्योंकि अमेरिका चाहता है वो जितना मर्जी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम और डेमोक्रेसी की बात करे, उनको सूट करता है पाकिस्तान की तरह एक सिंगल विंडो क्लियरेंस में एक आर्मी के जर्नल को या एक आदमी को वो पपेट खड़ा कर दें। वो इराक गया, वहां क्या कर दिया उन्होंने, अफगानिस्तान गए वो नहीं संभाल पाए, सीरिया गए वो नहीं संभाल पाए, लिबिया गए वो नहीं संभाल पाए। तो मुझे डर तो ये है कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो कि बेसिकली सियासतदान नहीं है, वो व्यापारी आदमी है,
उन्हें मुझे लगता ही नहीं कि पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि ना उन्होंने कांग्रेस से अप्रूवल लिया है, वो अपने ही कंट्री में कैलिफोर्निया में उन्होंने नेशनल गार्ड बुला लिए अपनी पॉपुलेशन के लिए। तो मैं इस बात को यही कह के खत्म करना चाहूंगा कि ये जो मधुमक्खी का छत्ता अगर छिड़ जाता है, इतनी आसानी से आपसे नहीं निपटेगा। अफगानिस्तान में अमेरिका ने $2.3 ट्रिलियन लगाया। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी मईशत $4.25 ट्रिलियन की है, जिसमें से 32 बिलियन का तो उन्हें ठीक है। पाकिस्तानी चूना लगा गया, और उसके बाद लंच भी करके आ गया डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, और ईरान को भी एक प्लेट पे रख के बेच आया। तो एक बात को समझिए कि जब इनसे अफगानिस्तान नहीं समझा, जहां पे रात को हवाई जहाज नहीं लैंड हो सकता है, इनसे ईरान कहां संभलेगा? ईरान ये कहाँ कहीं से? छिड़ गया तो ये बहुत बड़ा, ये चौथी वर्ल्ड वॉर होगी। मैं क्योंकि समझ नहीं चाइना पा रहा बहुत हूं, आप कह रहे हैं से अगर छेड़ दिया इस मधुमक्खी के छत्ते को, मुझे तो लगता है कि छेड़ा जा चुका है और अब उसके रिपरकशन सबको झेलने हैं। लेकिन बड़ी खबर का रुख करूंगा, फिर मैं सुधाकरन साहब का यहां पर रुख करता हूं। ईरान के अल्बोर्ज में एक बड़ा हमला हुआ है।